नमस्ते बच्चों, आप सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं। भूगोल में आपके प्रायोगिक परीक्षा भी होगी, जिसके लिए आप सभी को एक फ़ाइल तैयार करनी होगी। साथ ही आपकी कक्षा में जो सर्वेक्षण आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट करना है आप लोगों को। चूँकि वर्तमान में आप लोग महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, तो घर बैठे जो आप कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। कुछ विद्यार्थियों के पास पूर्व स्कूल टाइम में भी भूगोल रही होगी, उनको पता होगा फाइल आप लोगों को बनानी होती है। बीए पार्ट फर्स्ट में भूगोल की एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि शुरुआत होगी जिन बच्चों के पास पहले भूगोल नहीं थी स्कूल में। उसके लिए आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से फाइल बनाई जानी है। बाज़ार से आप ड्राइंग शीट्स ले लेंगे, वहाँ बताएंगे कि भूगोल की मुझे फ़ाइल बनानी है, तो वो एक निश्चित साइज़ है उसके वो आपको दे देंगे। जब आप ये फ़ाइल तैयार करेंगे तो पहले पेंसिल से करेंगे, अच्छा सुंदर उसमें जो भी डायग्राम आपको बनाना है उसको बनाना है। आपको सुंदर होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। जो भी चीज़ आप बनाएं उसका शीर्षक उस पर होना लिखा हुआ होना चाहिए। फाइल में सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, लास्ट में जब आपके रोल नंबर आ जाएंगे तो रोल नंबर लिखेंगे। इन सब में सुंदरता का विशेष ध्यान रखना है, सफाई का आपको ध्यान रखना है। जितनी अच्छी फाइल आप बनाएंगे आपके मार्क्स भी उसी के अनुसार आपको मिलेंगे, क्योंकि जब काम अच्छा होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। काम आपने अगर गंदा किया है तो उसके मार्क्स मिल पाना आपको बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब जैसा कि आप जानते हैं, भूगोल में हम पृथ्वी के तल की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम सर्वेक्षण करते हैं और उन सर्वेक्षण के आधार पर जो आंकड़े हम एकत्रित करेंगे उन्हीं को हम अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स के रूप में जो फाइल होगी उसमें दर्शाएंगे। इन सब के लिए आवश्यक है कि आपको ये जानकारी हो कि जब हम कोई डायग्राम या कोई मानचित्र जब हम बनाएंगे तो उसमें मापनी का विशेष महत्व है। मापनी भूगोल में आपको प्रथम वर्ष में पढ़ाई जा रही है। बिना मापनी के आप कोई भी मानचित्र जब बनाएंगे तो वो मानचित्र नहीं कहला के खाका चित्र होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप उस मानचित्र को अच्छे से मापनी पर बनाएं। हम मापनी की परिभाषा को जानेंगे, मापनी के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। आपके लिए आवश्यक है कि जब हम मानचित्र बनाएंगे उसमें दिशा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। तो दिशा का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? अब दिशा में हम ज्ञात करते हैं उत्तर, उसी के आधार पर हम और दिशाओं को हम इंगित करते हैं। तो वो भी आपके लिए आवश्यक है कि उत्तर दिशा को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किन उपकरणों के माध्यम से या किस विधि के द्वारा आप उत्तर की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही जो भी मानचित्र आप बनाएंगे उसके अंदर उसका शीर्षक लिखा हुआ होना चाहिए।
इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किन संकेतकों के माध्यम से इसमें किन चीज़ों को दर्शित किया जा रहा है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा उस मानचित्र की एक सीमा का भी निर्धारण आपको किया जाना है कि इस क्षेत्र को हमने इसमें दर्शाया है। तो ये 5 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली है मापनी, दूसरा शीर्षक, तीसरी दिशा, और चौथा जो है उसकी सीमाओं का निर्धारण करना, और 5वां संकेतकों के माध्यम से किन चीज़ों को हमने इस मानचित्र में दर्शाया है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें आपको जो मानचित्रण कला जो है उसके बारे में जानना आप लोगों को आवश्यक है कि मानचित्र, उच्चावच प्रतिरूप, मानारेख तथा चार्टों की रचना हेतु मूल सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक के सभी प्रक्रमों की कला एवं विज्ञान को हम मानचित्रण कला कहते हैं। इस परिभाषा में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है कि किन किन चीज़ों को हमें इसमें ध्यान रखना है। अब मानचित्रण कला का इतिहास बहुत पुराना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार एक बॉल की तरह है, गोल आकार है। इसको जब हम कागज़ पर दर्शाएंगे उसके लिए कुछ विशेष एक कला का आपको ध्यान में रखना है कि किस विधि के माध्यम से हम इसको दर्शा सकते हैं। मानचित्र जो है पूर्व काल में होता था, तो जैसा ही जानकारी उस समय में उपलब्ध थी उसी के आधार पर उनका उल्लेखन किया गया था। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो यूनानी विद्वान एरिस्टोथेनेस ने पृथ्वी को सर्वप्रथम मापने का प्रयास किया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वप्रथम सोनक नामक भारतीय विद्वान ने ज्ञात की। ये इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपको लोगों को सबको पढ़ना है। इसके अलावा सर्वप्रथम आर्यभट्ट नामक भारतीय विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है। भास्कर नामक भारतीय विद्वान ने पृथ्वी की परिधि 24,385 मील ज्ञात की थी, जो वास्तविक मान से कुछ कम है, लेकिन उसके लगभग ही उन्होंने इसको बताया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि TINO मानचित्रों से अभिप्राय ऑर्बिस टेररम मानचित्रों से है। इसमें अंग्रेजी का O शब्द पृथ्वी को दर्शाता है तथा T शब्द महाद्वीपों की आकृति को बताता है। धीरे धीरे बाद में मध्य युग के पूर्वार्ध में कुछ मानचित्र गोल आकृति के बनाए गए, जिसे मेपामुंडी नाम दिया गया। इस प्रकार मानचित्रों का सर्वोत्तम उदाहरण हेयरफोर्ट का मानचित्र है। मानचित्रों को बड़ा एवं छोटा करने के लिए पेंटोग्राफ एवं इंडियोग्राफ यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी जो इतनी बड़ी वो आकार है, उसको हम किस प्रकार से छोटा कर कागज़ के ऊपर बनाते हैं, दर्शाते हैं। यहीं इसी क्रम में यूनानी विद्वान एनेक्सिमेंडर को ज्ञात संसार का प्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय प्राप्त है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये आपकी जानकारी के लिए है ये बातें। मानचित्र में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रदर्शन एरिस्टोथेनेस की देन है। क्रेटस नामक मानचित्रकार की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब, जिसे टेरा ऑस्ट्रेलिस महाद्वीप की विचारधारा का सूत्रपात माना जाता है या हुआ था। उसके बाद में रोमन आयरिस टेररम तथा प्लूटरीज टेबुल रोमन मानचित्र कला के उदाहरण हैं। 13वीं शताब्दी में चुंबकीय सर्वेक्षण के अनुसार बनाए गए समुद्री चार्टों को पोर्टलैंड चार्ट कहा गया। ये जो ऐतिहासिक इस क्रम में बातें हैं उनको आपको पढ़ लेना है। आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से, क्योंकि जब हम कहीं भी
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और हमें मानचित्रण कला का या दिशा का ज्ञान होता है तो हम आसानी से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं या उन स्थानों को हम चिन्हित कर सकते हैं। हमारा जाना वहाँ पर आवश्यक नहीं है, पूर्व में जो गई हुई जो सूचनाएं हैं उनके माध्यम से हम उन मानचित्रों को जो हमने तैयार किए हैं उनके माध्यम से हम उन चित्रों को देख सकते हैं। वर्तमान में टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर गूगल मैप आपको प्रत्येक स्थान की स्थिति को मोबाइल के माध्यम से दर्शा देता है। कहीं आपको जाना होता है तो इसमें जहाँ भी आप टाइप करेंगे मोबाइल में वो स्थान जहाँ पर आप हैं वहाँ से उसकी दूरी, कितना समय उसमें जाने में लगेगा, ये सब बातें आजकल बड़ी आसान हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत परिवर्तित हो गई है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी का परिवर्तन भी जो भूगोल के अंदर जो हम मानचित्र बनाते हैं इन्हीं के माध्यम से इजाद हुई है। उसको उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल के अंदर जब प्रायोगिक भूगोल की बात करते हैं तो उसमें जो मानचित्र बनाए जाएंगे या बनाए जाते हैं उनको बड़े ध्यान से हमें बनाना है। उसकी सुंदरता का हमें ध्यान रखना है, दिशा का ध्यान रखना है, शीर्षक का ध्यान रखना है, उसकी सीमाओं का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपके लिए आवश्यक है, उनको ध्यान में रखते हुए फिर आगे आपको करना है, जिसके अंदर आपको फाइल तैयार करनी है। अब आप फर्स्ट ईयर के अगर विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले मापनी को पढ़ेंगे। मापनी किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। मापनी की हम साधारण भाषा में जब हम परिभाषित करते हैं उसको तो हम बोलेंगे कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच प्रदर्शित मानचित्रीय दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्यमान वास्तविक दूरी के अनुपात को हम मापनी कहते हैं। जैसे कि धरातल पर अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी को किसी अनुपात के अंदर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दर्शाते हैं तो वो उस मानचित्र का मापक हो गया या उसकी मापनी हो गई। इस बात को हम अच्छे से समझ लें। उसको समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि जैसे हमारे देश में दो इकाइयाँ मापने की चलती हैं, एक है ब्रिटिश और दूसरी है मीट्रिक। मीट्रिक में हम सेंटीमीटर से लेकर किलोमीटर तक की बातें करते हैं, जबकि ब्रिटिश के अंदर हम इंच से लेकर मील की बात करते हैं। मापनी को जानने समझने के लिए उसकी विधियों का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से मानचित्र पर मापनी को अभिव्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार जैसे मानचित्र को व्यक्त करने की या अभिव्यक्त करने की 3 विधियां हैं। पहली है कथनात्मक विधि, दूसरी है प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न और तीसरी है आलेखी विधि या रैखिक विधि। इन विधियों को हमें समझ लेना है कि किस प्रकार से इन विधियों को हम मानचित्र पर अभिव्यक्त करते हैं।